नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। बुआ सास का दुखड़ा सुनना निधि की दिनचर्या में शामिल था। वह रोज दोपहर को 1 बजे बन बनाती हुई चली आती और अपनी बहू का रोना लेकर बैठ जाती। अरे क्या बताऊं सुधा, बेटों को पाल पोस कर बड़ा करो और बहुएं उन्हें ऐसे छीन लेती हैं जैसे सब उन्हीं का हो। अरे हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। आज संडे होने के कारण निखिल भी घर पर ही था। जब उसने अपनी बुआ को ऐसा कहते सुना तो वह बोला, आपने तो जैसे कभी किसी का पाला पलाया छीना ही नहीं। क्यों बुआ, सही कहा ना मैंने। निखिल ने अकारण ही हस्तक्षेप कर दिया। बुआ जी, आपकी भी तो 2 बेटियां हैं, वह भी तो किसी का पाला पलाया छीन कर बैठी। निधि ने आंखें तरेर कर निखिल को मना करना चाहा, मगर वह समाचार पत्र एक तरफ रखकर लगातार बोलता ही रहा। बुआ जी, आप हर रोज आकर माँ के कान क्यों भरती? मेरी माँ भी यही कहती। शादी के बाद मैं निधि का ही होकर रह गया। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। समझ में नहीं आता, जब बहुओं से इतनी ही जलन होती है तो उन्हें इतनी तामझाम के साथ घर लाने की जरूरत ही क्या है। फिर निखिल बोला, बेटे की शादी करने से पहले हर माँ को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अब वह अपना बेटा किसी और को सौंपने जा रही। लड़के के माँ बाप भी तो ऐसा ही सोचते हैं। लड़की पैदा होते ही वे उसे अच्छे संस्कार देना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है कि बेटी को पराये घर जाना है, बेटी पराया धन है, उसे किसी भी की पत्नी बनना है, किसी के घर की बहू बनना है। तो फिर लड़के की माँ को भी ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए कि अब उसके बेटे पर भी घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई। वह किसी रिश्ते से बंध गया है। लड़का कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं जो अपनी माँ का पल्लू थामे राजा बेटा ही बना रहे। बुआ सास जया तिल मिलाते हुए बोली, ना ना निखिल बेटा, माँ का पल्लू क्यों पकड़े। बहू जो आ गई पल्लू देने को। शादी के बाद तो बहू ही माँ बहन सब कुछ होती। लड़कों को पत्नी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। निखिल आज हार मानने को तैयार नहीं था। वह बुआ और अपनी माँ से उलझ गया। आप एक बात बताइए, बहू लाता कौन है? तुम ही तो ठोक बजाकर सैकड़ों लड़कियां देखकर बहू चुन कर लाते हो, फिर रोज रोज बहू का रोना क्यों लेकर बैठ जाती हो? माफ़ करना बुआ जी, अभी 2 महीने ही हुए हैं विष्णु की शादी को। नई नई शादी हुई, तुम्हें तो बहू से लाड प्यार रखना चाहिए। कभी तुम भी तो किसी की बहू बनी थी, तुमने भी तो किसी का बेटा छीना था। बुआ सास चिढ़ते हुए बोली, लाड प्यार करे मेरी जूती, मैं पीछे पीछे घूमने वालों में से नहीं। मुझे अपने बेटे विष्णु का उसके ससुराल वालों से ज़्यादा मेल जोल बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब देखो, 3 दिन से उसका छोटा साला यहीं अपनी बहन की ससुराल में पड़ा है। बाहर पड़ता है, इसीलिए बहन के घर छुट्टियां मनाने चला आया। अरे बहन के घर भाई की कोई इज्जत नहीं होती। पुरानी कहावत है, बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल में जमाई कुत्ता। निखिल बोला, तो क्या हुआ बुआ, तुम भी तो 3-3 महीने बेटियों के घर पड़ी रहती हो, वह तो फिर भी उसका छोटा भाई। बुआ सास ऐसे घबराई मानो जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो और हकलाते हुए बोली, वह मैं तो इलाज कराने जाती हूँ। निखिल बोला, इलाज कराने ही सही, पर दामाद तुम्हारी भरपूर सेवा करता है। तुम स्वयं ही तो बताती हो कि तुम्हारा दामाद कितना अच्छा है। क्या वह किसी का पला पलाया बेटा नहीं? बुआ, फिर तो तुम्हारी समधन को भी चीखना चिल्लाना चाहिए। निखिल ने ऐसा कहा तो बुआ का चेहरा फीका पड़ गया। निधि बार बार आंखें तरेर कर निखिल को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, परंतु निखिल आज सारी पोल पट्टी खोलने के मूड में था। निधि की सास सुधा चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। वास्तव में वह भी ऐसा ही करती। उन्हें निधि के मायके से महंगे गिफ्ट लेना पसंद है, लेकिन 1-2 दिन उसका भाई अपनी बहन के पास ठहर जाए तो सुधा मन ही मन भुनभुनाती रहती। निधि को याद है, जब उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, तब माँ ने बताया था कि उसके छोटे भाई का रिश्ता तय हो गया है, शादी अगले महीने ही। निधि के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह खुशी खुशी सास को यह खबर सुनाने के लिए दौड़ पड़ी, पर निधि की प्रसन्नता पर कुठाराघात हो गया। सास सुधा जी गुस्से में बोली, बस बस, हमारे घर में मायके की ज़्यादा चर्चा करने का रिवाज नहीं। निधि अवाक खड़ी रह गई।
शाम को जब निखिल ऑफिस से लौटा वह उसके सीने से लगकर रो पड़ी और रोते हुए बोली, इस घर में ब्याह दी गई तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि मेरे मायके में मेरा संबंध ही समाप्त हो गया। उस दिन निखिल को अपनी माँ पर पहली बार गुस्सा आया था। वह सुधा जी से जाकर बोला, माँ यह क्या तरीका है, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अगर तुम बबूल का पेड़ बोकर आम के फल की उम्मीद करती हो तो यह गलत है। बिना वजह ही तुमने निधि का मन दुखाया है। इससे घर में सुख शांति नहीं रहेगी। मान सम्मान चाहती हो तो सम्मान देना सीखो, उसी में हम सब की खुशी। सुधा जी बेटे पर फट पड़ी, आंखें चौड़ी करते हुए बोली, तू अपनी पत्नी की वकालत करने आया है, जैसे मैंने कोई हत्या या अपराध कर दिया हो। यह कल की आई तुम्हें इतनी प्यारी हो गई जो तू मुझे समझाने चला आया। जोरू का गुलाम। उसी दिन से सासू माँ निधि को प्रतिद्वंदी मानने लगी। उन्होंने कभी निधि को दिल से स्वीकारा ही नहीं। हमेशा यही कहती, बेटा बहू की भाषा बोलता है, जैसे निधि उसे सिखाती है वह वैसी ही जुबान बोलता है। सुधा जी ने निधि पर कभी चोरी का इल्जाम लगाया तो कभी नंदों की देखभाल ना करने का ताना दिया। धीरे धीरे करके निखिल ने सास बहू के बीच हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। आज निखिल की शादी को लगभग 10 वर्ष हो गए। वह माँ को समझा नहीं पाया, लेकिन उसे एक टैग जरूर मिल गया, जोरू का गुलाम। आज फिर बुआ सास को ऐसी बातें करते देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया। बुआ जी से इस तरह बातें करता देख सुधा जी गुस्से में भरकर बोली, बस कर निखिल, क्या तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं रही कि बड़ों से जुबान नहीं लड़ाते? अपनी लुगाई के बहकावे में आकर तू हमेशा मेरा अपमान करता रहता है, लेकिन क्या सगे संबंधियों का भी तिरस्कार करेगा? तू ऐसा रट्टू तोता हो गया है कि जैसे तेरी लुगाई बुलवाए तू वैसा ही बोलता है। तुझे जरा भी शर्म लिहाज नहीं। या कल की आई हुई लड़कियां हर चीज़ पर अपना अधिकार जमा लेती हैं। बरसों से हमारी मेहनत, हमारा रुतबा सब छीन लेती हैं। यहाँ तक कि हमारा बेटा भी हमारा नहीं रहता, वह भी बहू की तरफदारी करता है। जोरू का गुलाम। 9 महीने तुम्हें कोख में रखा, छाती के दूध से सींचा। जब चोट लगती थी तो मुझे दर्द होता था, तू सब भूल गया। आज सब कुछ पत्नी हो गई। माँ कुछ भी नहीं। बहुओं से अच्छी तो बेटियां होती, कम से कम सुख दुख में अपनी माँ के काम आती। निखिल आज पूरे मूड में था। माँ से बोला, अपनी बेटियां पराई घर में जाकर चाहे नाच नचाए, परंतु वह ऊंची आवाज़ में बात भी कर ले तो तुम्हें परेशानी होती। बेटा सही गलत समझाए तो तुम्हें जोरू का गुलाम लगता है। वही दामाद अगर तुम्हारी बेटी के आगे पीछे घूमे तो वह संस्कारी कहलाता है। बात आगे बढ़ती देख निधि चाय बनाकर ले आई और निखिल को वहां से हटाने में कामयाब हो गई। चाय पीकर बुआ सास तो चली गई, मगर अपने पीछे कड़वाहट का गहरा धुआं छोड़ गई। निखिल कमरे में आकर भी बुरी तरह से झल्ला रहा था। पता नहीं प्रकृति ने स्त्री को ऐसा क्यों बनाया। 10 पुरुष एक साथ रह सकते हैं, लेकिन 2 औरतें जब भी साथ रहेंगी अधिकारों को लेकर लड़ेंगी। पता नहीं हर माँ को अपना बेटा बहू के साथ बांटने में इतनी तकलीफ क्यों होती। निधि बोली, हर घर में ऐसा नहीं होता। निखिल कुछ शांत होते हुए बोला, सच कहती हो तुम। मुश्किल से 10% ही घर ऐसे हैं जहाँ पर सास बहू में तालमेल होता है, वरना तो 90% घर ऐसे हैं जहाँ पर अमन चैन नहीं। सास अच्छी है तो बहू नकचड़ी, बहू सेवा करने वाली है तो सास मेरी माँ और बुआ जैसी। निखिल बोला, एक माँ बेटे की शादी के बाद अक्सर सुरक्षा में घिरी रहती है कि बेटा हाथ से खिसक जाएगा। यही से झगड़ा शुरू हो जाता है। मज़ा तो तब है जब पराई को अपनाओ। निधि हंसते हुए बोली, यह बात तुमने अपनी माँ को समझाई या नहीं? फिर निखिल हंसते हुए बोला, नहीं समझा पाया, इसीलिए तो तुम्हें समझा रहा हूँ। आने वाले वर्षों में तुम भी सास बनने वाली हो। निधि ने बात हंसकर टाल दी और बोली, यह तो समय बताएगा कि सास बनकर मैं कैसी हो जाऊंगी। क्या मैं भी अपनी बहू को वही परोसूंगी जो मुझे मिला है? शायद यही सच है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।